बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वसंत के पाठों की पुनरावृत्ति मैंने प्रारंभ की है और वसंत का पाठ 3 नादान दोस्त मैं पढ़ाने चल रही हूँ। पढ़ाने क्या, मैं आपको समझाने चल रही हूँ। सारांश के रूप में पाठ को समझाऊंगी और पाठों पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं मैं उन्हें कराने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा बहुत करीब है। तो आपको पाठों की पुनरावृत्ति, संक्षिप्त प्रश्न, 1 वर्ड वाले, 1 शब्द वाले जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो करने को आते हैं। तो मैं 1 शब्द के प्रश्नों का उत्तर अगर दूंगी और आपको वो करना आ जाएगा तो आप बहुविकल्पी प्रश्नों को भी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं पाठ प्रारंभ करती हूँ और आपको समझाती हूँ कि नादान दोस्त जो प्रेमचंद जी की लिखी कहानी है वो क्या है। तो इसमें जो मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 नन्हे बच्चों को चिड़िया के जन्म के बारे में कुछ पता नहीं है। उनके मन में उत्सुकता जगती है कि ये चिड़िया का जो अंडा होता है वो कैसे होता है, कैसे इससे बच्चे निकलते हैं, क्या होते हैं, कैसे इनकी देखरेख करनी चाहिए। तो एक तरीके से बच्चे बहुत नादान हैं, उनको वास्तविक सांसारिक जीवन का ज्ञान नहीं है। इस अर्थ में वो क्या करते हैं कि उसको हंसी खेल में ले लेते हैं। तो एक दिन केशव क्या करता है कि घर के कार्निस के ऊपर चढ़कर देखता है तो एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, और जब वो देखता है तो अपनी बहन श्यामा को बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते जो बहुत देखते थे दोनों बच्चे, वो उसे देखते थे कि क्या है। तो अंत में एक दिन वो चढ़ के देखता तो अंडे पाता है। उसके मन में बड़ी उत्सुकता जगती है। वो रोजाना सवेरे उठ कर आंखें मलते ही सीधे पहुंच जाता था, उन अंडों को देखता था और वो देखता था कि देखिए हर दिन उसमें क्या परिवर्तन होता है। उनको देखने पर दोनों बच्चों को बहुत आनंद मिलता था। दोनों बहुत उसमें मशगूल रहते थे। खाने पीने तक की उन्हें सुध नहीं होती थी और उस अंडे को लेकर उनके मन में तमाम सवाल जो थे, तमाम सवाल उठते थे कि आखिर ये अंडे कितने बड़े होंगे, इसमें बच्चे कितने छोटे होंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे, वो क्या खाएंगे, उन्हें कहाँ रखा जाएगा, वगैरह वगैरह तमाम सवाल उनके मन में घूमता था। और फिर उनके मन में कि सवालों का जवाब देने वाला तो कोई था नहीं। उनके मन में जो सवाल आते थे वो उसका जवाब किसी और से पूछ नहीं सकते थे। न अम्मा को घर में काम धंधे से फुर्सत होती थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। तो उनके मन के सवालों का जवाब कौन देगा, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे लेते थे। अब चिड़िया के बच्चों की भूख मिटाने के लिए उन्होंने एक दिन जब देखा कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रखने का फैसला किया कि चलते हैं कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख देते हैं ताकि उन्हें धूप से आराम मिले। और वो स्टूल लगा करके केशव जो रहता है वो उस पर चढ़ जाता है और चढ़ करके वो थोड़े से चावल रखने का फैसला करता है। कपड़े की छत बनाता है, थोड़े से पुराने कपड़े और तेल की कटोरी में पानी रखता है। छाया करने के लिए कूड़े की फेंकने वाली टोकरी को लाता है जिसमें एक सुराख करके कागज ठूस देता और टहनी से टिका करके उसे धूप ना लगे। कहने का तात्पर्य बच्चों के मन में ये उत्सुकता थी कि आखिर ये बच्चे कैसे बड़े होते हैं, उनकी देखरेख कैसे की जाती है। इस बात को वो किसी से समझा नहीं सकते थे, किसी को बता नहीं सकते थे। बस क्या होता था कि वो उसे देख देख कर खुश होते थे। अब माँ एक दोपहर को माँ बच्चों को सुलाकर सो जाती है। अचानक बच्चों की आंखों में नींद नहीं। वे वहाँ से, गर्मी के दिन थे, उनके पिताजी दफ्तर गए हुए थे, बच्चे सोए नहीं। दोनों चुपके से उठते हैं और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाते हैं। केशव नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ जाता है। नीचे श्यामा उसे पकड़े रहती है। श्यामा भी अंडों को देखने के लिए बड़ी लालायित रहती है, मगर केशव उसे समझा बुझाकर डांट डपट कर मना कर देता है और बार बार केशव उससे कहता कि तू गिर पड़ेगी तो अम्मा पीटेंगी। दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं, तभी अम्मा आ जाती हैं और धूप में बाहर निकलने पर दोनों बच्चों को खूब डांट लगाती हैं।
कमरे में बंद कर दिया। अब दोनों बच्चे सो गए। 4 बजे श्यामा की आंख खुली तो वह दौड़ी हुई कार्निश के पास गई। उसने देखा तीनों अंडे जमीन पर गिरे हैं। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है नादान दोस्त की असली में, कि जब केशव ने उनकी सुरक्षा के लिए चावल रखा, पानी रखा, कपड़े की लुगदी बिछाई, एक टोकरी से छाया कर दी, तो उसने उन बच्चों को थोड़ा छुआ था। कहते हैं कि चिड़िया के बच्चों को, चिड़िया के अंडों को अगर कोई मानव मनुष्य छू लेता है तो फिर उसको सेना छोड़ देती हैं और उसे फेंक देती हैं। ये उनकी प्रकृति का नियम है, कोई भी इस नियम को बदल नहीं सकता। संभवतः यही हुआ होगा कि केशव ने उन चिड़िया के अंडों की सुरक्षा का ध्यान रखा और चिड़िया के लिए वो सुरक्षा मुसीबत बन गई और अंत में वो चिड़िया उन अंडों को जमीन में गिराकर तोड़ देती है। एक दोपहर को केशव और श्यामा सोए रहते हैं। श्यामा की आंख खुलती है। वो जब बच्चों की आंख खुलती थी तो वो सीधे भाग करके कहाँ जाते थे, सिर्फ उन बच्चों को देखने के लिए। तो जाती है तो देखती है जमीन पे तीनों अंडे गिरे हुए, टूटे हुए हैं और चूने की पानी की तरह कोई चीज जो है तरल पदार्थ बह रहा है। तो उसके समझ में कुछ नहीं आता। वो बहुत बेचैन हो जाती है और श्यामा के पूछने पर केशव ने बताया कि देखा तो तीनों अंडे जमीन पर पड़े थे और टूट गए थे। वो बोली बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर बाहर आया। श्यामा छोटी थी, वो दौड़ के भैया के पास जाती है, बोलती भैया अंडे टूट गए और बच्चे उड़ गए। किसी को कुछ नहीं समझ में आता कि क्या मतलब है, क्या है। केशव के साथ साथ श्यामा के साथ साथ केशव भी घबरा कर बाहर आता है। पानी का प्याली एक तरफ टूटी पड़ा हुआ है, चेहरे का रंग उड़ जाता है। श्यामा के पूछने पे केशव ने बताया कि अंडे तो फूट गए, अब बच्चे नहीं बनेंगे। क्योंकि श्यामा से केशव बड़ा था तो उसने इतनी बात समझाई कि अब बच्चे उसमें नहीं बनेंगे, वो तो फूट गए। और दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और रोनी से सूरत बना लेते हैं कि चिड़िया फिर उनको नहीं सहती। ऐसा लोगों का मानना है कि मनुष्य छू लेते हैं। तो केशव बड़ा दुखी होता है। माँ उसे डराती है, पाप पड़ने का भी डर देती है। अम्मा ने कहा कि वह रोती सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। कितना भोला मन है बालमन। नादान दोस्त प्रेमचंद ने इसीलिए तो कहानी का नाम रखा कि उसका भोला मन ये नहीं समझ पाया कि वो अंडों की सुरक्षा कर रहा है या चिड़िया के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। उसने चुपचाप गद्दी बिछाया, लुगदी बिछाई, एकदम मुलायम करके अंडों को बड़े प्यार से रख दिया, धूप से बचा दिया। लेकिन चिड़िया के लिए वो मुसीबत बन गई और अंततः होता क्या है कि वो मुसीबत ऐसी होती है कि फिर चिड़िया उसे नहीं छूती और फेंक देती है। फिर अंडे गिरा दिए। केशव के सिर पर पाप भी लगा। मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, लेकिन केशव के मन में कई दिनों तक अपनी गलती पर बहुत अफसोस रहा। इस घटना के बाद दोनों चिड़िया वहाँ से उड़ जाती हैं। उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता कि क्या हुआ। तो इस तरह से नादान दोस्त कहानी में एक चिड़िया के अंडों पर आधारित बाल मन की कथा है कि उस बाल मन की कथा से कैसे उनको ये लगता है कि ये बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे अंडे होते हैं। जितना दर्द चिड़िया के बच्चों को होगा उतना ही अंडों को भी हो रहा है। इसीलिए केशव और श्यामा उसकी सुरक्षा को सोचते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो सही कर रहे हैं अथवा गलत कर रहे हैं। तो कहानी मैंने आपको सुना दी। अब मैं छोटे छोटे प्रश्न लिखूंगी और उनके एक शब्द के उत्तर भी लिखूंगी जो आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। पाठों पर के पैराग्राफ पर आधारित जो प्रश्न है उसे बनाकर उसके उत्तर लिखना शुरू करती हूँ। तो सबका पहला प्रश्न हो गया, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? तो आपके योग्य एक शब्द का उत्तर मैं दे रही हूँ ताकि आपको उस एक शब्द से माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रश्न पत्र है वो आपको समझ में आ जाए और फिर आप आसानी से लिख सकें। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? अब उत्तर क्या होगा इसका? कहाँ दिए थे? कॉर्निश के ऊपर दिए थे। तो मैं यहाँ उत्तर भी लिखती चल रही हूँ। समय रहता तो मैं आपके लिए छोड़ देती, लेकिन चूंकि समय कम है
तो मैं इसे उत्तर भी स्वयं लिख रही हूँ। दूसरा प्रश्न है जो पाठ के पैराग्राफ पे बन सकता है कि दोनों बच्चे क्या देखकर आनंदित होते हैं। तो क्या देख के आनंदित होते थे? चिड़िया और चिड्डा को। चिड़िया और चिड्डा को, वो वहां आते दौड़ते और बैठते फिर निकल जाते, तो उनकी आवाजाही देखकर बच्चे बहुत खुश होते थे। फिर और क्या बन सकता है प्रश्न इस पर? केशव और श्यामा के मन में क्या सवाल उठ रहा था? श्यामा और केशव के मन में क्या सवाल उठ रहे थे? तो केशव और श्यामा के मन में क्या सवाल उठ रहे थे? कि अंडे कितने बड़े होंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, उसमें से बच्चे कैसे निकलेंगे। तो इस तरीके से उनके मन में तमाम सवाल उठ रहे थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, उसमें से बच्चे कैसे हैं, कैसे उनकी देखरेख की जाती है, कैसे वो निकलेंगे इत्यादि। फिर उसके बाद और यही सोचते सोचते काफी दिन व्यतीत हो गए। तो केशव और श्यामा को यह सोचते सोचते कितने दिन बीत गए। तो कितने दिन बीत गए थे? 3-4 दिन। 3-4 दिन से बस वो यही सोच रहे थे कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, कैसे उसमें से बच्चे निकलेंगे, वो बच्चे कितने सुंदर होंगे, वगैरह वगैरह। फिर क्या है, क्या प्रश्न हो सकता है कि बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा उठ रही थी? बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा हो रही थी? कि अंडों को देखने की जिज्ञासा थी। उनके मन में क्या था? वो हर समय माँ से नजरें बचा करके अंडों को देखने दौड़ते थे। अंडों को देखने की जिज्ञासा हो रही थी। फिर क्या है, चिड़िया दाना क्यों लाती है? चिड़िया दाना क्यों लाती है? तो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए।
बच्चों का पेट भरने के लिए। तो देखिए कैसे छोटे छोटे प्रश्न बनते जा रहे हैं। फिर कहानी में किस मौसम की बात है? कहानी में किस मौसम की बात कही गई है? तो कहानी में किस मौसम की बात कही गई है? ये है तो गर्मी के मौसम की कहानी है, क्योंकि जहां जहां कहानी में केशव और श्यामा का वर्णन किया गया है उसमें ये बताया गया है कि माँ उन्हें गर्मी के कारण अंदर ले जाके सुला देती हैं और वो माँ के सोते ही बाहर निकल आते हैं, और जब माँ सुनती है तो फिर उन्हें जबरदस्ती अंदर ले जाती है। तो गर्मी के मौसम की बात है। गर्मी के मौसम की बात है। तो इसको आप रब करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ। फिर अगला प्रश्न है, बच्चों की आंखों में नींद क्यों नहीं थी? बच्चों की आंखों में नींद क्यों नहीं थी? उत्तर होगा अंडों की जानकारी की उत्सुकता के कारण। तो देखिए बच्चों की आंखों में नींद कहाँ होती है, ऐसी सब चीजों में। फिर और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, मैं उसी क्रम में कहानी के क्रम में चल रही हूं। तो है कि केशव कार्निस पर कैसे पहुंचा? केशव कार्निस पर कैसे पहुंचा? केशव कार्निस पर कैसे पहुंचा? तो कैसे पहुंचा था? स्टूल और नहाने की चौकी लगाकर। स्टूल और नहाने की चौकी लगाकर। फिर है कि श्यामा क्या लाई थी? श्यामा अंडों के लिए क्या लाई थी? क्या लाई थी? तो मटके से
चावल निकाल कर लाई थी। तो मटके से चावल निकाल के लाई थी, क्योंकि केशव उसे समझा रहा था कि तुम चावल ले आओ। तो माँ की नजर बचाकर वो जाती है और मटके से थोड़ा सा चावल निकाल ले आती है। फिर प्रश्न उठता है कि पत्थर की प्याली को क्यों साफ किया गया? क्यों साफ किया गया था? पानी के लिए। तो पत्थर की प्याली को इसलिए साफ किया गया था कि उसी में भरकर चिड़िया के बच्चों को पानी दिया जाएगा। चिड़िया के बच्चों को पानी देने के लिए। चिड़िया के बच्चों को पानी देने के लिए। तो उसके बाद क्या होगा? श्यामा क्यों चुप थी? जब माँ ने डांट लगाई तो श्यामा बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। श्यामा क्यों चुप थी? तो क्या होगा? माँ के डर से, क्योंकि वह भी भाई के साथ हिस्सेदार थी। वह भी भाई के साथ हिस्सेदार थी, तो डांट भी पड़ती तो साथ साथ पड़ती। तो इसलिए डर के मारे जब माँ उसे बिगड़ रही थी तो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी कि कहीं कोई स्थिति बिगड़ जाए और उसकी भी पिटाई ना हो जाए। तो वो बिल्कुल रोनी सूरत बनाकर खड़ी थी। फिर केशव ने क्यों रोनी सूरत बना रखी थी? क्योंकि अंडे टूट जाने पर माँ का डर था। केशव ने रोनी सूरत क्यों बना रखी थी? उत्तर क्या होगा? अंडों के टूट जाने पर माँ से पिटने का डर था। तो उसने रोनी सूरत पहले ही बना ली थी, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि उसने कोई गलती की ही नहीं है और अनजाने ही उससे ये गलती हो गई थी। कहानी का नाम भी ऐसे ही नहीं रखा गया, नादान दोस्त। अनजाने में बाल मन के कारण उसके अंदर की जो उत्सुकता थी, अंडों की जो उसे जानकारी चाहिए थी, उसके कारण उससे वो भूल हो गई कि उसने उन अंडों को छू दिया और चिड़िया ने उन अंडों को फेंक दिया। तो ये इसी के कारण वो रोनी जैसी सूरत बना ली थी। फिर माँ को क्यों हंसी आ गई? क्योंकि ये घटना बिल्कुल सहज थी। माँ को क्यों हंसी आ गई? केशव की नादानी पर। केशव की नादानी पर, क्योंकि ये बिल्कुल सहज स्वरूप था। तो माँ को हंसी आ जाती है कि कितना नादान सा बच्चा है,
इसे कुछ नहीं पता तो इसलिए ऐसे कर रहा है। तो छोटे छोटे प्रश्नों को मैंने कोशिश की है समेटने की। कुछ और मैं भाषा के प्रश्नों को समझा देती हूँ कि जो इसमें भाषा के प्रश्न हैं उनको मैं थोड़ा समझा दूं। हालांकि आपका रिवीजन सेशन है और इसमें मैंने समझाने की कोशिश की दोबारा से कि इसमें जो शब्द दिया है कि श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली थी। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने शब्द का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। तो मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी पुस्तक के साथ मिलाइए। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने के रेखांकित करिए, देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर, उनकी को रेखांकित करिए, चला आ रहा है। पास आकर उसने को रेखांकित करिए। उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। मैं रेखांकित करिए, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो इसमें क्या छोड़ के आप, मुझे और कुछ भी सर्वनाम है मगर पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कुछ नहीं रेखांकित करिएगा क्योंकि इसमें लिखा है कि तीनों प्रकार के पुरुषवाचक। तो आप और मुझे को रेखांकित कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको सर्वनाम पहचानना आ सकता है। आपको इसमें से कोई भी वाक्य देकर पुरुषवाचक सर्वनाम या सारे सर्वनामों का नाम लिख के दिया जा सकता है और आपको उसे खुद पहचानना है कि इसमें से ये कौन सा सर्वनाम है। तो भाषा के बाद का प्रश्न जो है इस तरह से आपको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। इसमें प्रत्येक संज्ञा के साथ एक विशेषण जुड़ा है। तगड़े बच्चे यानी बच्चे की विशेषता बता रहा है तगड़े, सब्जी की विशेषता बताई जा रही है मसालेदार, और अंडे की विशेषता बताई जा रही है बड़ा। यानी ये सारे जो हैं क्या हैं, गुणवाचक विशेषण हैं। यहाँ रेखांकित शब्द बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण या व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे की पहचान करते हैं। तो आपको 4 गुणवाचक विशेषण और उनका वाक्य प्रयोग करना है। अब गुणवाचक विशेषण आप कोई भी लिख सकते हैं, अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, सुंदर, चालाक, ये सारे गुण हैं। इन गुणों को अगर आप लिख करके इन पर आपको वाक्य बनाने हैं और इसमें कुछ नहीं करना है। और विशेषण, गुणवाचक विशेषण की अगर परिभाषा पूछते हैं तो मैं आपको समझा दूं कि वो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के गुण संबंधी विशेषता को बताता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इस आधार पर आप जो है आप उसको सुंदर, चालाक, लंबा, चौड़ा, मसालेदार है, तीखा, मीठा, कुछ भी डाल सकते हैं। ये सब चीजें जो है गुणवाचक विशेषण में जुड़ जाती हैं। फिर आप इनसे इनको वाक्य बना दीजिए। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है कि केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबरा कर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर, श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई है। कर वाले शब्द क्रिया विशेषण होने की पहचान यह भी है। कर शब्द जिसमें लगा रहता है वो क्रिया विशेषण है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्रिया विशेषण क्या है? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण शब्द। तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो इस तरीके से ये अंडरलाइन कर लीजिए, झुंझलाकर, सूरत बनाकर,
केशव घबराकर, टहनी टिकाकर और गिड़गिड़ाकर, यानी झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर और गिड़गिड़ाकर, ये जो है क्रिया विशेषण शब्द है, इनसे आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो मैंने आपको ये समझा दिया और उसके बाद का जो पैराग्राफ है वो आपको विराम चिन्ह लगाने का है, जो माइक्रोसॉफ्ट में पूछना कठिन है, फिर भी आपको जानना चाहिए। तो आप इसके लिए ये होमवर्क है, इसको आप करके रखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पाठ की विशेषता के साथ साथ ये पाठ मैंने पूरा संक्षेप में आपको समझा दिया। और कैसे समझा दिया कि उसका सारांश बताया, उस पर बनने वाले छोटे छोटे प्रश्न बताए। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में इस तरह के प्रश्न आते हैं, अगर उसके साथ विकल्प भी दिए हैं, ऑप्शन भी दिए हैं, तो भी आपको इन प्रश्नों को करने में आसानी होगी। इसलिए पाठों को बराबर पढ़िए। पाठों को जितना पढ़ेंगे उतना आपको आसानी से प्रश्न करना आएगा। तो इसीलिए मैंने पाठ का सारांश समझाया है और उस पाठ पर आधारित प्रत्येक पैराग्राफ से कुछ एक प्रश्नों को निकालकर आपको प्रश्न के उत्तर की तरह बोर्ड पर लिख दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर इतने के बाद भी आपको कोई संशय, कोई डाउट्स आपके मन में आ रहे हो, तो आप उनको अपनी कॉपी पर नोट करके रखा करिए। और जब ऑनलाइन कक्षाओं में हम आप मिलते हैं तो आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।